अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होम एसजी चैनल के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अमर ज़ुबैर और आप लोग देख रहे हैं होम एसजी चैनल, आपका अपना होम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मुर्शिद हॉस्पिटल के जनरल सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश। डॉक्टर राकेश से हम जनरल सर्जरीज पे बात करेंगे और इसके अलावा मुर्शिद हॉस्पिटल की फैसिलिटेशंस जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने पेशेंट्स को, वो हम बात करेंगे। इसके अलावा पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन का जनरल सर्जरी में क्या किरदार है, किस तरह से उसमें सर्जरीज की जाती हैं पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर राकेश को अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राकेश, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में वेलकम कहूंगी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। जाहिर सी बात है आपकी जो फील्ड है इमरजेंसी सर्जरीज में भी आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर राकेश, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी इमरजेंसी सर्जरीज के हवाले से हमें बताएं कि किस तरह की होती हैं, क्या इनमें कोई डिफरेंट होता है नॉर्मल सर्जरीज के को देखते हुए? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। अच्छा, देखिए मैं यहाँ पे एज अ जनरल सर्जन काम कर रहा हूँ पिछले 3 से 4 महीनों से। तो यहाँ पे बेसिकली हम दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं, इमरजेंसी सर्जरीज एज वेल एज इलेक्टिव सर्जरीज। इमरजेंसी सर्जरी का आपने पूछा, तो इमरजेंसी सर्जरी जहाँ हम हर किस्म की कर रहे होते हैं। जैसे जनरल सर्जरी में हमारे पास आ जाते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस आ जाता है, पेरिटोनाइटिस आते हैं, और काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो हमारे पास इमरजेंसी में लैंड होते हैं और जिनका बीपी कम होता है या सिवियर एक्यूट कंडीशंस में आते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले ईआर वालों का, जो ईआर के डॉक्टर्स हैं, उनका बहुत अच्छा रोल होता है। हम उनको रिससिटेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे मुर्शिद हॉस्पिटल में अच्छी बात यह है कि 24/7 हमारे पास वेल क्वालिफाइड जनरल सर्जन्स अवेलेबल होते हैं जो उनको लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट के साथ वो कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेशेंट्स को रिससिटेट कर रहे होते हैं। उस वक्त अगर उनको इमरजेंसी सर्जरीज की नीड होती है तो हमारे पास थिएटर्स 24/7 ओपन होता है, एनेस्थेटिस्ट 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो उसको हमारी एक प्रॉपर टीम यहाँ पे 24/7 काम कर रही होती है। तो जिसको इमरजेंसी की नीड होती है तो हम उनको फौरी तौर पे इमरजेंसी के लिए प्लान करते हैं, जिसमें प्री ऑप वर्कअप होता है, रिससिटेशन जैसे मैंने आपको बोला, उसके बाद फ़ौरन ऑपरेशन थिएटर शिफ्ट करते हैं पेशेंट को, और जो भी जिस तरह की भी सर्जरी रिक्वायर्ड होती है वो फौरी तौर पे उनकी हो जाती है। डॉक्टर राकेश, इलेक्ट्रो सर्जरी के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। इलेक्टिव सर्जरी में ऐसा होता है कि हम सबसे पहले पेशेंट हमारे पास ओपीडी में लैंड करते हैं। हम वहाँ पे इनको सबसे पहले तो चेकअप करते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, क्या है, उसके रिलेटेड हम उनका फिर दिन प्री ऑप वर्कअप करवाते हैं कि वेदर इनको सर्जरी की नीड है या हम कंजर्वेटिव भी मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम पेशेंट को, अगर जिसको सर्जरी की नीड होती है, तो हम प्री ऑप वर्कअप करवाते हैं, देन उनको वापस बुलाते हैं पेशेंट को। तो इससे ये होता है कि पूरा वर्कअप एक प्रॉपर जो हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स या वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होता है, जो प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो हम वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होते हैं। तो प्री ऑप वर्कअप हो जाता है, देन हम पेशेंट्स को डेट देते हैं, जो भी जिस हिसाब की भी होती है। देन हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। एडमिट के बाद जो भी हम टाइम और डेट रिक्वायर्ड होती है ऑपरेशन थिएटर की, तो हम उस हिसाब से पेशेंट को वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। इलेक्टिव सर्जरी में हमारे पास गॉल स्टोन्स आ जाते हैं, जिसे हम आम जबान में पित्ते में पत्थरी कहते हैं। उसके दोनों प्रोसीजर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक, जो कि जदीद टेक्नोलॉजी है, अच्छा, हाँ, हम प्रेफर वो करते हैं कि वो करें। मगर कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो क्राइटेरिया पे फिट नहीं होते, तो हम उनका ओपन भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा हर्निया सर्जरीज हैं, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, वो सर्जरी और मल्टीपल सर्जरी जो है ना, वो हम सब यहाँ पे कर रहे होते हैं। कोई भी एज, जो चाइल्ड से लेके ओल्ड एज तक, एल्डरली जितने भी पेशेंट होते हैं, सबका ऑपरेट होता है। अच्छा डॉक्टर राकेश, इतनी सारी सर्जरीज आप कर रहे हैं तो मुझे तो लग रहा है कि आपका एक्सपीरियंस अब तक का बहुत ही अच्छा रहा होगा। लेकिन मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूँगी कि मुर्शिद हॉस्पिटल में काम करके आपको कैसा लग रहा है? नहीं, आई रियली फील ऑर्डर्ड वर्किंग हेयर। इसमें यह कि हमने यहाँ पे हमारे पास एक लेवल बाय लेवल सर्जन्स अवेलेबल हैं, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं हमारे पास, देन हमारे पास कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं। बिंग अ सर्जन, मैंने खुद यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल में जब स्टार्ट किया तो सीनियर रजिस्ट्रार स्टार्ट किया था, मगर फिर हमारे जो CEO हैं काशिफ साहब, उन्होंने हमें देखा, हमारा वर्क एवेल्यूएट किया, देन उन्होंने हमसे कमिट किया था कि हम आपका वर्क देख के हम आपको पोस्ट बाय पोस्ट हम आपको प्रमोट भी करेंगे। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन अभी यहाँ पे अपॉइंट हुआ हूँ। अच्छा। पहले 3-4 महीने मैंने एज अ सीनियर रजिस्ट्रार काम किया था। तो कहने का मतलब ये कि हमारे पास एक प्रॉपर टीम है स्टेप बाय स्टेप के हिसाब से, और देन हम
मैं पर्सनली यहाँ पे हर किस्म की सर्जरी देखी भी है और खुद की भी है। और जहाँ पे कभी बीइंग अ ह्यूमन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको एक्सपर्टीज़ की या सीनियर की एवेल्यूएशन की नीड पड़ती है, तो वो भी 24/7 हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हाँ, तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप कहीं पे कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मॉरिशस हॉस्पिटल की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको चीज़ें जो भी मेडिकेशन चाहिए हैं वो सब अवेलेबल होती हैं। सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जितने भी हमें इक्विपमेंट चाहिए होते हैं सारे हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सीनियर्स की एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं। तो ये जो ना एक वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट होता है ना, उसकी ये एक निशानी होती है कि कैसा चल रहा है। तो बहुत अच्छा है। डॉक्टर राकेश, आपका ज़्यादातर टाइम जो है ओटी में ही गुजरता होगा, ऑपरेशन थिएटर में। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर की जो इक्विपमेंट हो गया, ये जो कोई मशीनरी, उसके हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कितनी जदीद है, या किस तरह से आप लोग कौन सी इक्विपमेंट पे क्या काम कर रहे होते हैं? यहाँ हमारे पास मुर्शिद हॉस्पिटल के जो ऑपरेशन थिएटर है, हमारे पास इस वक्त 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अच्छा। हाँ, तो इसमें न्यूली इक्विपमेंट हैं सारे। सबसे पहले देखें, हमारे पास यहाँ पे ओटी जो प्रॉपर स्टरलाइज होती है डेली, और उसके साथ साथ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हर पेशेंट पे डिफरेंट इस्तेमाल होते हैं। और जो भी हम रिसाइकिल होता है, जिसे हम CSSD कहते हैं, वो स्टरलाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर हो रही होती है यहाँ पे। देन हमारे पास ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास एनेस्थेटिस्ट होते हैं, और एनेस्थेटिस्ट भी हमारे पास सारे क्वालिफाइड हैं। वो पूरा चेक करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं। उसके बाद हम वो जो भी जनरल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हो रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया में, वो सारी चीज़ें एवेल्यूएट करते हैं। देन ऑब्वियसली सर्जन्स हैं, जनरल सर्जन्स हैं, डिफरेंट स्पेशलिटी के सर्जन्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसके साथ साथ हमें, ये तो डॉक्टर्स की बात हो गई ना, उसके साथ साथ यहाँ पे वर्क फोर्स इतनी ज़्यादा है जिसमें ओटी टेक्नीशियंस आ जाते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस आ जाते हैं, देन स्वेपर्स आ जाते हैं जो ओटी को हर सर्जरी के बाद क्लीन एंड मॉप कर रहे होते हैं। तो क्लीननेस, इंस्ट्रूमेंटेशन और देन मेडिकेशन और सर्जिकल इक्विपमेंट सारे यहाँ पे जो है ना एडवांस हैं। इवन स्टेरिलाइजेशन भी यहाँ पे एडवांस हो रही होती है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ देख के बड़ा आया हूँ, यहाँ पे इतने नंबर ऑफ प्रोसीजर हो रहे होते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है किसी में भी ऐसा कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑप थिएटर्स की वजह से हमने नहीं देखी। छोटे मोटे इन्फेक्शन सेट तो अब जाहिर सी बात है डर्टी सर्जरीज में पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो उनको अगर हम छोड़ के बाकी चीज़ें देखें तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे सब इजी एंड स्मूथ चल रहा होता है। डॉक्टर राकेश, फ्लड आया तो मुर्शिद हॉस्पिटल में अपना बड़ा किरदार इसमें अदा किया, और वहाँ से लोगों को इलाज के लिए यहाँ लेकर आए। तो ऐसे कुछ केस आपके पास आया कि इसकी सर्जरी करनी है, ये फ्लड इफेक्ट ही है, या इसकी ये सर्जरी होना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा कोई केस गुजरा आपके लिए? नहीं, बिल्कुल। इवन मैंने खुद काम भी किया हुआ है फ्लड रिलीफ कैंप वगैरह में। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे अक्टूबर में ज्वाइन किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बल्कि इवन आज तक भी मैं फ्लड रिलीफ कैंप का हिस्सा रह चुका हूँ। और हमने यहाँ वहाँ से जितने भी पेशेंट देखे हैं जिनको सर्जरी की नीड है, जनरल सर्जरी की, या इवन हमारी एक टीम जाती है तो जो अदर स्पेशलिटी के सर्जन्स होते हैं, तो उनका अगर किसी को सर्जरी की नीड होती है तो हमें हमारे जो CEO साहब हैं डॉक्टर काशी, उनके फुल फ्लेज उनका होता था कि भाई आपको सर्जरी लगती है तो फ़ौरन एडमिट करें, उनसे कुछ भी नहीं पूछना क्या है, का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, वो कुछ भी नहीं होता, बस आप उनको एड्रेस दें। बल्कि इवन कई जगहों पे तो ऐसा है तो हम अपनी गाड़ी भी प्रोवाइड किए। अच्छा। हाँ, तो वो पिक एंड ड्रॉप भी उनको बिल्कुल मिला है, पेशेंट एज वेल उनके साथ जितने भी अटेंडेंट हैं उनको भी। तो ये एक बहुत यूनिक चीज़ है और अच्छी चीज़ है कि आप ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड कर रहे हो। उसके साथ साथ सारे फ्री ऑफ वर्कअप हो गया, सर्जरीज हो गए, और जितने टाइम भी यहाँ पे स्टे करते हैं पेशेंट और इवन उनके अटेंडेंट भी, सबको 3 टाइम का खाना हो गया, रहने का बंदोबस्त, सब ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे होती थी। डॉक्टर राकेश, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, मैंने जैसे पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी मुर्शिद हॉस्पिटल के डोमेन में जो है अंदर काम कर रही है, तो पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू अगर कोई सर्जरी का पेशेंट जाता है तो उसकी सर्जरी में कोई फ़र्क होता है या नहीं? बिल्कुल जैसे VIP पेशेंट को ट्रीट कर रही है, कोई सेल्फ पे आ रहा है, या उसी तरह से प्रोसेस होता है? नहीं, सबका हमारा प्रोटोकॉल एक ही बना हुआ है, वो फ्लड रिलीफ हो या PWA के थ्रू आ रहे हैं या जो भी प्राइवेट पेशेंट्स होते हैं, वैसे सबको सेम ट्रीटमेंट होता है, सेम मेडिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी डिजीज़ है और क्या है, मगर सबको सेम मिल रहा होता है। और इवन PWA का तो बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे, क्योंकि आप आजकल हालात देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है, और पेशेंट इतने अफोर्डेबल नहीं होते और मेडिकेशन इतनी महंगी हो गई हैं। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो आप
और 2 लाख 3 लाख 4 लाख का प्रोसीजर अब एक लोअर क्लास तो वैसे भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन आजकल के दौर में मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सही बात है। तो PWA का बहुत अच्छा रोल है, वो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम में यहाँ पे वो हम उनको ऑफर करते हैं। अब जैसे सपोज कर मेरे पास पेशेंट आया, वो बोला मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, तो PWA का इवन हमारे CEO साहब का ये हमें बोला हुआ है कि आप पेशेंट को जितना मैक्सिमम हो सके रिलीफ देना है उनको, और पेशेंट को जो है ना अश्योरेंस भी देनी है कि आगे भी हम आपकी हेल्प करेंगे, जिसमें वही बात आ जाती है कि पूरा एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, इवन डिस्चार्ज होने के बाद भी जो मेडिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं 1 हफ्ते की या 10 दिन की, वो यहाँ से हम उनको इन हैंड देते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए ये एक यूनिक चीज़ है, ये मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं कहीं सुनी। इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, वहाँ पे ये चीज़ होती है मगर इतनी नहीं होती। वो 1-2 टैबलेट दे दिया, 1 दिन की 2 दिन की दवाई दे दी। हम प्रॉपर अगर किसी को 1 वीक की मेडिकेशन पोस्ट ऑप चाहिए होती है तो 1 वीक की देते हैं उनको। और ज़बरदस्त बात आपने बताई है हमें। मुर्शिद हॉस्पिटल में मतलब डिस्चार्ज करने के बाद पेशेंट को 10 दिन की दवाइयाँ उसकी ओवरहैंड कर दी जाती हैं, और जो कि कहीं पर भी नहीं होता, ना मैंने कभी देखा ना मैंने सुना। तो डॉक्टर प्रकाश, आप जो है, डॉक्टर राकेश, आप जो है ऐसे इदारे में काम कर रहे हैं और प्राउड फील करते हैं, तो जो इस इदारे को लेके चल रहे हैं डॉक्टर काशिफ CEO जो है मुर्शिद हॉस्पिटल के, उनके हवाले से आप क्या राय रखते हैं? देखिए डॉक्टर काशिफ तो डे 1 से मैं देख रहा हूँ, तो वो वेल एनर्जेटिक 24/7 अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, फिजिकली एज वेल एज आप उनका डायरेक्ट रूम में चले जाएं या उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लें, वो आपका उनके ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग की एक लिमिट होती है, उस अपनी लिमिट में वो मैक्सिमम करते हैं और विद इन अ टाइम करते हैं काम। अब मुझे किसी चीज़ का पेशेंट का डिस्कस करना है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है, या इवन अब जैसे कि मैं संडे को यहाँ पे आता हूँ, मेरा मंडे ऑफ होता है, मैं संडे को यहाँ पे काम करता हूँ। संडे को ऑब्वियसली बाकी इदारे ऑफिस क्लोज होते हैं या वर्क फोर्स कम होता है एज कम्पेयर टू वीक डेज में होता है, तो किसी चीज़ भी की भी इशू होता है वो 24/7 हमारे साथ कांटेक्ट में होते हैं, और जो चीज़ भी चाहिए होती है वो विद इन अ टाइम मिल जाती हैं चीज़ें। तो वो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इधर मुर्शिद हॉस्पिटल को दे दी है। तो एक बंदा जो 24/7 अवेलेबल है, तो मैं तो उनको सलाम करता हूँ। बहुत वो वेल एनर्जेटिक, इवन हम इस एज में, अब ऑब्वियसली मुझसे सीनियर है, हम शायद कॉम्पीट नहीं कर पाते उनकी एनर्जी से, तो वो माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग और एनर्जेटिक है। नो डाउट। इसी के साथ मैं चाहूँगी डॉक्टर राकेश, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, उन्हें आप अगर कोई मैसेज देना चाहें। मैं अपनी आवाम को यही मैसेज दूंगा कि सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, और उसके अलावा आप अपनी जो है ना, जो भी आपके फैमिली में कोई डिज़ीज़ है या आप किसी भी डिज़ीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वर्कअप करवाइए। आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, मुर्शिद हॉस्पिटल में कंसल्ट कर सकते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज़ का भी कोई इशू है तो वो भी हम आपका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रिजॉल्व कर देते हैं। तो आप पहले अपना वर्कअप करवाइए, और हेजिटेट बिल्कुल भी ना करें अगर डॉक्टर से मिलने के लिए, और अपना ख्याल रखें। और इसी के साथ अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। लेकिन इसी के साथ साथ होम SG चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारी वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए।